हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं आधुनिक भारत के विषय में, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है। ठीक है ना। जैसा कि आप लोग मेरे चैनल को देखते ही होंगे कि मेरे चैनल का नाम एसबी स्टडी क्लासेस पे है। मैं वीर सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मेरा एक इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर के नाम से ये चलता है, जो कि वैशाली ज़िले के पटेढ़ी बेलसर में बेलसर थाना के सामने है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा क्लास ज्वाइन करें तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ निर्धन बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है तथा उन्हें फ्री ऑफ कॉस्टली पढ़ाया जाता है। औरों की अपेक्षा हमारे यहाँ फ़ी भी बहुत कम ली जाती है। ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं आधुनिक भारत के विषय में, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू से बात करते हैं। ठीक है ना। क्लास 10 में एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। ये इतिहास का टॉपिक है, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है ना। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और समझने का प्रयास करें। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कि राष्ट्रवाद होता क्या है। ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद, सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रवाद होता क्या था। राष्ट्रवाद वह व्याप्त की भावना है जो लोगों को आपस में जोड़े रखता है। ठीक है ना। किसी भौगोलिक परिवेश के बीच रहने वाले लोगों में जो एक प्रकार की व्याप्त की भावना होती है, जिन्हें आपस में प्रेम अर्थात उन्हें जोड़े रहता है, ठीक है ना, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हम इस वीडियो में बात कर देंगे भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है ना। तो इसके कुछ जो महत्वपूर्ण जो आंदोलन और हिंट्स जो थे उसके विषय में सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है ना। एक है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में, कब 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय। ठीक है ना। किसके? लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड लिटन के समय पारित एक कानून था जिसके अनुसार भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है ना। और उन्हें छपाई पर रोक लगा दी गई। अगर कोई, ठीक है ना, अगर कोई निजी भारतीय प्रेस अगर छापता था, ठीक है ना, तो उसकी जो प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस जो था, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय पारित एक कानून था जिसके अनुसार भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या हो गया कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर कोई संस्थान अगर पेपर छापता था, ठीक है ना, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। ठीक है ना। नंबर हम 2 बात करते हैं। नंबर 2 जो हमारा बात करते हैं ये था आर्म्स एक्ट। क्या था? आर्म्स एक्ट। ठीक है ना। इस आर्म्स एक्ट के तहत क्या हुआ कि आर्म्स एक्ट लॉर्ड रिपन के समय पारित किया गया। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय आर्म्स एक्ट पारित किया गया। वो कब? 1879 ईस्वी में। कब? 1879 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय यह पारित किया गया। इसके अनुसार भारतीय लोगों को हथियार रखने पर प्रतिबंध किया गया। भारतीय जो लोग जो हथियार रखते थे उन्हें हथियार रखने पर क्या किया गया? प्रतिबंध किया गया। तो फ्रेंड्स, आर्म्स एक्ट क्या था? तो आर्म्स एक्ट 1879 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या नाम है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय पारित एक कानून था जिसके अनुसार भारतीय लोगों को हथियार रखने पर प्रतिबंधित किया गया। ठीक है ना। नंबर 3 में बात करते हैं फ्रेंड्स चंपारण आंदोलन, जिसको चंपारण सत्याग्रह भी हम कहते हैं। चंपारण
आंदोलन, देखिए ये चंपारण आंदोलन क्या था। तो फ्रेंड्स 1917 से पहले, ठीक है ना, 1916 और 17 से पहले क्या होता था कि बिहार का जो चंपारण है, जिसे पहले बेतिया के नाम से जाना जाता था, तो चंपारण जो था, उस चंपारण में अंग्रेज जो थे, नीलहे जो बगान लोग जो थे, ठीक है ना, वो वहाँ के स्थानीय किसान से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, ठीक है ना। उनकी की जितनी भी भूमि होती थी उसके 3/20 भाग पर, कितना, 3/20 भाग पर, 3/20 भाग पर उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था। अगर कोई किसान, ठीक है ना, अगर कोई किसान अगर नील की खेती नहीं करता था तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी, या सरकार को उसके बदले, नील की खेती नहीं करने के बदले कुछ राशि देनी पड़ती थी, ठीक है ना। किसानों का आर्थिक शोषण भी किया जाता था, ठीक है ना। उन्हें पहली चीज़ तो उन्हें नील उपजा कर भी देना था और बदले में उन्हें सरकार को टैक्स भी भरना था, और नील की खेती से उसकी मिट्टी की उर्वरता भी समाप्त हो जाती थी, जिससे वे नील की खेती करना नहीं चाहते थे, ठीक है ना। यही प्रताड़ना के कारण, ठीक है ना, यही प्रताड़ना के कारण वहाँ के एक जो स्थानीय किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, क्या नाम था, राजकुमार शुक्ल, ठीक है ना। इस राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है ना, लखनऊ में जा कर के गांधी जी से मिलते हैं और उन्हें इस समस्या से अवगत कराते हैं, ठीक है ना। और बिहार आने के लिए उन्हें निमंत्रण देते हैं कि आप बिहार आइए और हमें 3 कठिया प्रथा, देखिए फ्रेंड्स, इसको 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता है। 3 कठिया, देखिए 3 कठिया करने में 3 कट्ठा, अर्थात 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को अपने भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। तो जब 1916 में जब वहाँ के स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल जब लखनऊ जाकर जब गांधी जी से मिलते हैं और उन्हें अपने 3 कठिया जो था, 3 कठिया प्रथा से जब उनको अवगत कराते हैं तो उन्हें कहते हैं कि आप बिहार आइए, ठीक है ना, और हमारी समस्याओं का निदान करिए, ठीक है ना। तो गांधी जी उनके आह्वान पर 1917 ईस्वी में, कब, 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण पहुंचते हैं। और वहाँ पे कौन कौन पहुँचते, देखिए पहला चीज़ गांधी जी, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, और साथ में जेबी कृपलानी, कृपलानी जी भी वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है ना। तो 1917 में गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी तथा अन्य कांग्रेस नेता चंपारण पहुँचते हैं और चंपारण में अंग्रेजों के प्रति सत्याग्रह चलाते हैं। देखिए भारत में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था। कहाँ किया था, चंपारण में किया था। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं एग्जाम्स में कि बताइए कि गांधी जी जो थे भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का कहाँ प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग तो इसे दक्षिण अफ्रीका में किए थे, लेकिन भारत में अगर कोई कहेगा तो आप क्या कहिएगा कि चंपारण में, क्या कहिएगा, इस चंपारण में किए थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं जिनमें उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और किसानों को इस 3 कठिया प्रथा से मुक्ति मिलती है। क्या होता है, किसानों को 3 कठिया प्रथा से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि चंपारण आंदोलन क्या था। देखिए चंपारण आंदोलन 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध, 3 कठिया प्रथा कोई पूछे क्या था, 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को अपने भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी, ठीक है ना। तो बात करते हैं चंपारण आंदोलन। तो 1917 ईस्वी में यह घटना 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में घटती है, ठीक है ना। चंपारण जिले में 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध महात्मा गांधी, किसने, महात्मा गांधी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह चलाकर वहां के स्थानीय किसानों को 3 कठिया प्रथा से मुक्ति दिलाते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड नंबर 4, जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए फ्रेंड्स इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जालियांवाला बाग हत्याकांड के क्या कारण थे, आखिर क्यों हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड और इसमें कितने व्यक्ति मारे गए सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, और ऐसे कितने लोग मतलब कि मारे गए, ठीक है ना। तो बात करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि, आखिर तैयार ये कहाँ से होता है। देखिए
पृष्ठभूमि की अगर बात करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड का, देखिए 1917 ईस्वी तक भारत में क्रांतिकारी गतिविधि इतनी अधिक बढ़ गई कि सरकार ने इसे दबाने के लिए जो हमारा भारत का उस समय जो था वायसराय, जिसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्या नाम था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस लॉर्ड चेम्सफोर्ड के, ठीक है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, ठीक है ना, जो वहाँ जो न्यायाधीश था उस समय हमारा, क्या था ना, न्यायाधीश का नाम था रॉलेट सिडनी, ठीक है ना। इस रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति का गठन होता है। क्या होता है? सेडिशन समिति, ठीक है ना, सेडिशन समिति, जिसको कहते हैं राजद्रोह समिति भी कह सकते हैं हम, सेडिशन समिति या राजद्रोह समिति, ठीक है ना। तो क्या होता है कि 1917 ईस्वी में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी बढ़ जाती है कि वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति या राजद्रोह समिति का गठन करता है, ठीक है ना। यह कानून 1919 में लागू कर दी जाती है। तो क्या था कि जिसको हम रॉलेट एक्ट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये रॉलेट एक्ट जो था, ठीक है ना, रॉलेट एक्ट, ठीक है ना, देखिए ये जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार किसी भी भारतीय लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे दंडित कर दिया जाता था। क्या होता था फ्रेंड्स? रॉलेट एक्ट के अनुसार, तो रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे दंडित कर दिया जाता था, ठीक है ना। इस कानून के प्रति न्यायालय में किसी प्रकार की नहीं अपील होती थी, ना ही दलील होती थी, या ना ही वकील होती थी, ठीक है ना। इसलिए इस कानून को काला कानून की संज्ञा दिया गया। क्या कहा गया इसको? काला कानून भी कहा गया, इसे काला कानून भी कहा गया, ठीक है ना। तो रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट, ठीक है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय न्यायाधीश रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में गठित एक कानून था जिसके अनुसार किसी भी भारतीयों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे दंडित कर दिया जाता था। इस कानून को काला कानून की भी संज्ञा दी गई। इसके विरुद्ध में न्यायालय में किसी भी प्रकार की अपील, दलील और न ही वकील काम करता था, इसलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे कि जो काला कानून जब हुआ तो इसके प्रति, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने पंजाब से लोगों को पत्र लिखकर कहा कि इसके प्रति सत्याग्रह चलाए, ठीक है ना। किसके प्रति क्या करें? सत्याग्रह चलाए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना, हम अब आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं कि ये घटना किस प्रकार से घटती है, ठीक है ना। तो देखिए कि 6 अप्रैल, कब? जब महात्मा गांधी ने कहा कि आप लोग सत्याग्रह चलाए, तो गांधी जी के कहने पर पंजाब के लोग क्या करते हैं कि सत्याग्रह चलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो 6 अप्रैल कब, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब, ठीक है ना, कहाँ पर? तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पंजाब जालंधर, दिल्ली में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में प्रदर्शन किया गया। क्या किया गया? प्रदर्शन किया गया, जहां पर पुलिस ने, दिल्ली में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में पुलिस जो था, ये दिल्ली में पुलिस ने भीड़ पर गोलियां भी चलाई, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि 9 अप्रैल, ठीक है ना, 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कब? 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या होता है कि रामनवमी के दिन, ये जो था एक कौन सा दिन था? रामनवमी, ठीक है ना, कौन सा दिन? रामनवमी का दिन था। इस रामनवमी के दिन क्या होता है कि अमृतसर में प्रदर्शन की जाती है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू करते हैं। कौन करते हैं? कि डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर सत्यपाल तथा किचलू,
ठीक है ना, डॉक्टर सत्यपाल तथा किचलू इस प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि जो अंग्रेज जो थे, ठीक है ना, पुलिस जो थे, इस डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार करके अमृतसर से निर्वासित कर देते हैं। क्या करते हैं कि अमृतसर से निर्वासित कर देते हैं इन दोनों को गिरफ्तार करके, ठीक है ना। 10 अप्रैल, ठीक है ना, 10 अप्रैल 1919 ईस्वी, ठीक है ना, 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरुद्ध में भीड़ ने क्या किया कि प्रदर्शन किया। भीड़ ने प्रदर्शन किया और एक हिंसक रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है ना। भीड़ जो था एक हिंसक रूप धारण कर लेता है, ठीक है ना। रेलवे, जितने भी सरकारी कार्यालय थे वहाँ पे तोड़ फोड़ करके उसमें आग लगा दी, ठीक है ना। इसके बाद अंग्रेज ने इसे दबाने के लिए, ठीक है ना, एक कानून, मतलब कि कानून का प्रयोग किया, ठीक है ना। अर्थात बात करेंगे तो 11 अप्रैल, ठीक है ना, 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे पंजाब, ठीक है ना, पूरे पंजाब में क्या हुआ कि सैनिक शासन लागू हो गया। सैनिक शासन लागू कर दिया, ठीक है ना। और सैनिक जब शासन लागू हुआ तो पंजाब के जो लेफ्टिनेंट के पद पर, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट के पद पर, ठीक है, बात करेंगे तो जनरल ओ डायर को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? जनरल ओ डायर, जो कि उस समय मद्रास में था। मद्रास से उसे बुलाया गया, ठीक है ना, और उसे पंजाब के लेफ्टिनेंट के पद पर उसे नियुक्त कर दिया गया, ठीक है ना। और 11 अप्रैल 1919 को पूरे पंजाब में क्या हुआ कि सैनिक शासन को लागू कर दिया गया और पंजाब के लेफ्टिनेंट के रूप में जनरल ओ डायर को लाया गया, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं। जब इस घटना की जानकारी लेने जब गांधी जी जब अमृतसर जाते हैं तो उन्हें रास्ते में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोगों का और गुस्सा फूट जाता है, ठीक है ना। इसके विरुद्ध में क्या करते हैं कि वहाँ के जो लोग थे, ठीक है ना, वहाँ के जो लोग थे, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके हम आगे देखते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे, ठीक है ना, और बाहरी जो रॉलेट एक्ट के जो विरोध करने वाले लोग थे, जो करने वाले लोग थे, उन्हें भी क्या होता है कि 13 अप्रैल, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 1919 ईस्वी अर्थात 13 अप्रैल 1919 ईस्वी था, ये बैसाखी मेला का दिन था। इस बैसाखी मेला के दिन, ठीक है ना, अमृतसर के एक जालियावाला बाग में, ठीक है, एक सभा बुलाया जाता है। एक सभा क्या होता है? बुलाया जाता है। इस सभा में रॉलेट एक्ट के विरोध जो मतलब लोग रहते थे, अर्थात इसका जो विरोध लोग जो करते थे, उन्हें यहाँ पे बुलाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम जाने कि जालियावाला बाग क्या था, ठीक है ना। ये जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है ना, एक अमृतसर के एक स्थानीय जो बाग था जिसका नाम था जालियावाला बाग। जालियावाला बाग कभी एक जल्दी नाम के व्यक्ति का हुआ करता था, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये जो मानते हैं कि जालियावाला बाग है, ठीक है ना, ये जालियावाला बाग है। तो इस जालियावाला बाग में, ठीक है ना, इस जालियावाला बाग में जाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग था, ठीक है। जालियावाला बाग एक बाग न होकर चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, ठीक है ना। जालियावाला जो बाग था एक बाग न होकर चारों ओर से घिरा हुआ क्या था? दीवार था, जिसमें प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक मार्ग था और बीच में कुछ पेड़ पौधे थे और बीच में एक कुआं भी था, ठीक है ना। निकलने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग थे, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जब बैसाखी मेला के दिन जब इस जालियावाला बाग में जब सभा आयोजित की जाती है तो वहीं का एक व्यक्ति था जिसका नाम था हंसराज। क्या नाम था? इस हंसराज ने, ठीक है ना, कहा जाता है कि जब तक अपना घर नहीं टूटता है तब तक हमें बाहर वाला कोई नहीं लूट सकता है, ठीक है ना। वही बात था कि वहाँ के एक व्यक्ति था जिसे चापलूसी करता था अंग्रेज का, जिसका नाम था हंसराज। इस हंसराज नामक ने ये जाकर सूचना देता है पंजाब के लेफ्टिनेंट जिसका नाम था जनरल ओ डायर। कौन था? जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर। इस जनरल ओ डायर को जाकर यह सूचना देता है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जालियावाला बाग में लोकसभा आयोजित की है, ठीक है ना। शाम का समय रहता है फ्रेंड्स। शाम के समय जनरल ओ डायर अपनी सेना को लेकर के जालियावाला बाग पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? जालियावाला बाग पहुंचता है, ठीक है ना। और अपनी सेना
की टुकड़ी को अंदर भेज कर, अपनी सेना की टुकड़ी को अंदर भेज करके, ठीक है ना, अपनी सेना की टुकड़ी को अंदर भेज करके और इस गेट को क्या करता है, वह बंद करवा देता है। इस गेट को क्या करता है, बंद करवा देता है और बिना लोगों को चेतावनी दिए हुए, ठीक है ना। इन लोगों को, आई थिंक इन लोगों को पता नहीं था, इस जो था जगह जालियांवाला जो बाग थे पंजाब से हल्का सा दूर था, तो लोगों को नहीं पता था कि पंजाब में सैनिक शासन लागू हो गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कि जब अंदर जब पहुँचता है तो ये गेट को बंद करवा देता है और अपनी सैनिक टुकड़ियों को खड़ा कर देता है और आदेश दे, बिना चेतावनी का इस पर गोली चलवा देता है। लगभग 10 मिनट के अंदर, ठीक है ना, 10 मिनट के अंदर 1600 गोलियां चलता है। कितना गोलियां फ्रेंड्स, 1600 गोलियां चलता है, ठीक है ना। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के अंदर 1600 गोलियां चलता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है और कुछ लोग तो जान बचाने के लिए एक बीच में जो कुआं था, इस बीच के कुएं में लोग कूद जाते हैं, ठीक है ना। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि इसमें 379, ठीक है ना, 379 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, लेकिन ऐसे देखा जाए तो कम से कम 1000 लोगों से कम व्यक्ति की मौत नहीं हुई होगी। लेकिन एक सरकारी रिपोर्ट कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितनी लोगों की मौत हुई थी, तो 379 लोगों की मौत हुई, ठीक है ना। 10 मिनट में कितनी गोलियां चली, तो 1600 राउंड गोलियां चली। और उस मतलब कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो जनरल ओडायर ने, जो कि पंजाब का उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है ना। और चापलूसी कौन करता है, तो ये हंसराज नामक व्यक्ति कर देता है, जाकर सूचना देता है इसको, जनरल वो डायर को जाकर के सूचना यह देता है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है। तो इस घटना से पूरे देश में, इस घटना ने पूरे देश को हताशत कर दिया। क्या कर दिया, हताशत कर दिया, ठीक है ना। पूरे देश में इस घटना की चर्चा होने लगी, जिसके बाद दुख, इस घटना से दुख होकर गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी, जिसका नाम क्या नाम था, कैसर ए हिंद, ठीक है ना। कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी जो है वापस लौटा देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद करते हैं आगे, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, सर नाइट, क्या फ्रेंड्स, सर नाइट की उपाधि किसने लौटाई, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइट की उपाधि वापस लौटा दी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हम सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, ठीक है ना। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी मेले के दिन पंजाब के जालियांवाला बाग में घटती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें रॉलेट एक्ट जो ये था, जो रॉलेट एक्ट के विरोध करने वाले लोग, ठीक है ना, इस जालियांवाला बाग में क्या होते हैं, एक सभा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ के स्थानीय जो एक नाम था व्यक्ति, इसका नाम था हंसराज, इस हंसराज नामक व्यक्ति जाकर के जनरल ओडायर को सूचना देता है कि जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग जनसभा कर रहे हैं। तो जनरल ओडायर अपनी सेना को, ठीक है ना, संध्या के समय अपनी सेना को इस जालियांवाला बाग में पहुंचता है, ठीक है ना, और इस जालियांवाला बाग के अंदर अपनी सेना को वापस ले आता है और टुकड़ी को खड़ा कर देता है, ठीक है ना, और गेट क्या करता है, बंद करवा देता है और बिना चेतावनी के वहाँ के लोगों पर गोली चलवा देता है। कहा जाता है कि 10 मिनट के अंदर 1600 गोलियाँ चली। कितना, 10 मिनट के अंदर 1600 गोलियां चली और जो यहाँ पे जो लोग थे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए और कुछ लोग जान बचाने के लिए इस कुएं के अंदर क्या हो गए, कूद गए, ठीक है ना। एक सरकारी रिपोर्ट कहता है कि इसमें कुल 379 व्यक्ति की मृत्यु होगी, लेकिन ऐसे देखा जाए तो लगभग 1000 लोगों से कम मृत्यु नहीं हुई थी। इस घटना से गांधी जी को बहुत दुख होता है, जिसके बाद गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी, ठीक है ना, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइट की, ठीक है ना। अब हम आगे फ्रेंड्स बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के विषय में, किसके, खिलाफत आंदोलन के विषय में, ठीक है ना। तो खिलाफत आंदोलन के विषय में हम फ्रेंड्स देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 में चला। कब चला, 1919, ठीक है ना। कहा जाता है कि 1920 में भी इसको कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना, लेकिन आई थिंक ये 1920 कहीं 1919 भी रहता है और कहीं 1920 भी रहता है, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। अब खिलाफत आंदोलन देखिए, खिलाफत मतलब कि खिलाफ, किसी के खिलाफ में आंदोलन चलाया गया, ठीक है ना। तो क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध में, कब क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का सहायता,
तुर्की कर रहा होता है। जब उस युद्ध में जब जर्मनी की जब पराजय हुई, अर्थात जर्मनी जब हारा, तो उसके साथ साथ तुर्की भी हार गया और तुर्की पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? ब्रिटेन का कब्जा हो गया। तो ब्रिटेन का जब कब्जा हुआ तो वहाँ के जो सुल्तान था, जिस सुल्तान की उपाधि, जो कि वहाँ का सुल्तान जो था, सुल्तान का देखिए स्थान पैगंबर, जो कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, उन्हें पैगंबर भी कहा जाता था। तो पैगंबर के बाद वहाँ के जो सुल्तान के ही स्थान आता था, ठीक है ना। तो सुल्तान के क्या हुआ कि जो सुल्तान था, ठीक है ना, इस सुल्तान को उसके पद से निर्वासित कर दिया जाता है। क्या होता है? निर्वासित, मतलब कि हटा दिया जाता है। तो इसको भारतीय मुसलमानों ने एक अपमान माना। क्या माना? कि अपमान माना। तो उसके विरुद्ध में भारत के दो मुसलमान, जिसका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। क्या नाम था? शौकत अली, शौकत अली तथा मोहम्मद अली, ठीक है ना। शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटेन के प्रति क्या किया कि आंदोलन किया, ठीक है ना। क्या किया? आंदोलन किया और कहा कि सुल्तान की जो प्रतिष्ठा जो आपने हटाई, अर्थात उन्होंने जो अपना प्रतिष्ठा खोया है, आप उन्हें पुनः दे उस प्रतिष्ठा को, मतलब आप उन्हें सुल्तान की प्रतिष्ठित फिर से दे, ठीक है ना। तो बात करेंगे कि खिलाफत आंदोलन क्या था, ठीक है ना। तो खिलाफत आंदोलन 1919 का, फ्रेंड्स आप 1919 से बोल सकते हैं, 20 से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ चला, ठीक है ना। क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ जर्मनी के साथ तुर्की की भी हार हुई। तुर्की की भी हार हुई। जब तुर्की हारा तो तुर्की पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? ब्रिटेन का कब्जा हो गया। जिसके बाद ब्रिटेन ने वहाँ के जो सुल्तान थे उसको सुल्तान के पद से निर्वासित कर दिया गया। सुल्तान का जो पद है पैगंबर के बाद आता है। जब सुल्तान के पद से जब वहाँ के जब राजा को हटाया गया तब भारतीय मुसलमानों ने इसे अपमान समझा। क्या समझा? अपमान समझा। जिसके बाद यहाँ के जो मुसलमान एकजुट होकर के भारत के जो दो मुसलमान थे, जिसका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, मैंने यहाँ पे लिख दिया, शौकत अली तथा मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया। क्या चलाया? खिलाफत आंदोलन चलाया और ब्रिटेन को कहा कि जो सुल्तान की जो प्रतिष्ठित मतलब खोई है उस प्रतिष्ठा को आप पुनः स्थापित कर दें। तो फ्रेंड्स, हमारा ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके आसपास के बच्चे अगर हमारा क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ उन्हें कहिए हमारा क्लास ज्वाइन कर ले।